हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई आर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे, जिससे उनको ये नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे मैंने कहा था आप सभी से कि जो बोर्ड एग्जाम के पहले हम लोग पूरी फिजिक्स का रिवीजन करने वाले हैं, तो इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, मैं बोर्ड एग्जाम के पहले आपको पूरी फिजिक्स का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो आइए अब हम जो है अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों को आज पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अक्षीय स्थिति पढ़ी थी, ठीक है। अब आज हमको पढ़ना है निरक्षीय स्थिति। तो मैंने बताया था ना, अक्षीय स्थिति क्या होता है, जो दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा पर हो बिंदु और साथ में वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में हो, ठीक है। तो वो जो बिंदु होता है उसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। और जो पॉइंट इससे ठीक 90 डिग्री के कोण पर हो, यानी अक्ष से वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो अक्ष से लंबवत हो, उसे ही निरक्ष कहते हैं। और उस पर जो पॉइंट होता है उस इसका डायरेक्शन को या उस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चित्र क्या है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद डेरिवेशन तो खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे अपना ऋण आवेश माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, ठीक है। और इससे एल दूरी पर इसका केंद्र ओ है, और यहाँ से फिर से एल दूरी पर एक दूसरा आवेश है जो कि क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। हमने कहा था ना आपको कि सदैव बाएं हाथ की तरफ आप माइनस आवेश को रखो और दाहिने हाथ की तरफ प्लस आवेश रखो, कहीं कभी कोई त्रुटि नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसका ये अक्ष हो जाएगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, और इसका केंद्र से ठीक 90 डिग्री पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये बिंदु पी की जो डिस्टेंस है इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है, ठीक है। और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको यहां से मिलाएं तो इस आवेश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये लंबवत है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जिसमें ये सबसे लंबी भुजा है। तो आप जानते हो ना, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट ऑफ लंब कितना है, आर, और ये आधार कितना है, एल। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से इधर भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, और यहाँ पे भी जो है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी वही हो जाएगी, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर अब आगे चलते हैं हम लोग जो है, अब बिंदु पी पर इन दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, इसलिए बाद में पता करेंगे कि यहाँ पे इन सबकी डायरेक्शन क्या है, और उन डायरेक्शनों का परिणामी कहाँ से आएगा और कहाँ पे मिलेगा, और उसके लिए हमको क्या जोड़ना क्या घटाना कैसे क्या करना उस चीज को सीखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है। माना बिंदु आवेश प्लस क्यू के
कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 है। कितना है? E1 है। अब जब बिंदु P के कारण वहां पे वैद्युत क्षेत्र E1 है तो E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 बराबर, आपने सूत्र पढ़ा ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमको प्लस Q के कारण यहाँ पे निकालना है, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आवेश की मात्रा Q है तो Q अपान बीच की दूरी क्या है? यहाँ पे बीच की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो केवल वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर से इसका क्या करना है? स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है, बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान स्क्वायर से कटे खत्म, बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं कि माना बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है। इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है। तो यहाँ से आपको मिलने वाला E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मिलेगा? E1 बराबर इतना मिला, E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान कितना है? Q ही है, तो Q बटे R यानी बीच की दूरी, फिर से वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, जिसको पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको फिर से ही मिल जाएगा क्या? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा? Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, E1 और E2 दोनों के परिमाण हमको पता चल चुके हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ध्यान से देखिए, इनकी दिशाओं को यहाँ पता करेंगे कि इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, फिर उसका परिणामी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि का परिणामी निकालने के लिए दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिशा पता करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश को रखने वाले हैं। बिंदु P पर क्या रखने वाले हैं? परीक्षण आवेश। जानते हो ना, परीक्षण आवेश प्लस का आवेश होता है। उस प्लस आवेश को ये प्लस आवेश क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षण बल इससे इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और ये प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी आपकी? हमने E1 मान के रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी E1। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, और फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, माइनस क्यू आवेश यहाँ पे जो धन आवेश होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी आपकी कितना? E2, और E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, अब दो सदिश राशियां ये हैं, तो आप जानते हो ना, जब कोई दो सदिश राशि एक दूसरे से लंबवत ऐसे हो तो इनका परिणामी निकालने के लिए हम ऐसे खींचते हैं और ये यहाँ पे हो जाता है इनका परिणामी। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिलहाल इन दोनों को दो घटकों में विभाजित करने वाले। तो E1 का एक घटक इधर हो जाए, और हाँ ये एंगल जो है ना, ये थीटा है आपका, इधर भी ये एंगल कितना है? थीटा है। ठीक, तो अब क्या होगा कि इसका एक घटक इधर आएगा, भाई ये सदिश राशि इधर की ओर है, तो इसका एक घटक इधर हो जाएगा और एक घटक इधर मिलेगा आपको। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, एकांतर कोण के नियम से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपको? थीटा ही हो जाएगा। और किसी भी सदिश राशि का जो थीटा कोण पे घटक होता है उसको cos थीटा के साथ लिखा जाता है। तो E1 का जो इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से, और E1 का जो इस डायरेक्शन में घटक होगा इसको लंबवत घटक बोलेंगे, क्योंकि ये इस क्षैतिज घटक के साथ 90 डिग्री के कोण पर है, और लंबवत घटक को लिखते हैं साइन थीटा के साथ, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ जब हम आएंगे तो नेक्स्ट कंडीशन अपनी क्या मिलेगी? ये वाला E2 को भी दो भागों में विभाजित करेंगे, तो एक भाग इसका इधर विभाजित हो जाएगा, दूसरा भाग इसका इधर विभाजित हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, और E2 का भी थीटा कोण पे घटक क्या मिल जाएगा आपको? E2 cos थीटा। ठीक है,
और E2 का जो दूसरा घटक होगा, लंबवत घटक होगा, वो हो जाएगा आपका कितना, E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। जरा ध्यान से देखिए, E1 साइन थीटा ऊपर की ओर और E2 साइन थीटा नीचे की ओर है, और E1 और E2 की वैल्यू समान है, और दो सदिश राशियां जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो इनका परिणामी घट जाता है, ठीक है। और दो समान राशियों को एक दूसरे से घटाएंगे तो इसका परिणामी कितना आएगा, शून्य आएगा, अर्थात E1 और E2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका परिणामी क्या हो गया, शून्य हो गया है, ठीक है। अब जो है बचता क्या है, केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसका परिणामी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, इनका परिणामी निकालेंगे, ठीक है। तो इनका परिणामी ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा, इनका परिणामी जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो कितना हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1 और E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु P पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो हो गया E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया, ठीक है। E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे, और cos थीटा कॉमन है तो इसको कॉमन कर दीजिए। E1 की वैल्यू कितना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस में cos थीटा कॉमन करके बाहर लिखना है। E2 की वैल्यू कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और कॉमन कर देंगे किसको, cos थीटा को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, इसमें देखो ये पूरा कॉमन है, यानी कि पूरा है, इसको जोड़ेंगे तो दो गुना हो जाएगा, सेम राशियों को जोड़ते हैं तो दुगना हो जाती है, तो इसको हम जोड़ के क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q धन Q कितना हो जाएगा, 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, इंटू cos थीटा की वैल्यू, तो एक त्रिभुज ये बना जिसमें एंगल थीटा है, यहाँ से cos थीटा का मान निकालें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना L और कर्ण कितना है, अंडर रूट L स्क्वायर R स्क्वायर धन L स्क्वायर, तो यहाँ से cos थीटा का मान मिल जाएगा आपको अंडर रूट L स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में क्या है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार कितना L, तो L बटे कर्ण कितना है आपका, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R स्क्वायर धन L स्क्वायर की घात 1/2, और इस पूरे की घात कुछ नहीं तो ये लिख सकते हो, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती है, तो आपको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q का गुणा L में करोगे तो 2Q L हो जाएगा, और बटे इसकी एक घात इसकी 1/2, तो 1 + 1/2 करोगे, 2 का नम 2 1 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे इसकी घात आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2 आ जाएगी, और 2QL बराबर क्या होता है, जानते हो ना, 2QL बराबर P होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान क्या मिलेगा आपको, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2, क्या मिलेगा, 3/2 इसकी घात मिल जाएगी, और आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा यहाँ देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ देखेंगे तो ये देखो L बहुत छोटा है किसकी तुलना में, R की तुलना में, तो छोटी राशियों का वर्ग कर दे तो और भी छोटी हो जाती है, ठीक है। जैसे आप 0.2 का वर्ग करोगे तो 0.2 गुणे 0.2, 2 दूना 4 लिखोगे, 0.11 दो अंक पे लगाओगे, ठीक है। तो अभी तक ये 20 पैसा था, बन गया 4 पैसा, अर्थात राशि और छोटी हो गई, ठीक है। तो छोटी राशियों का जब हम गुणा करते हैं ना, तो वो राशियां और छोटी हो जाती हैं, तो वर्ग करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, लिखेंगे जहां L स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है R स्क्वायर की तुलना में, अतः L स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, L स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि छोटी राशियों को छोड़ दिया जाता है, छोड़ने पर, तो यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2 था, L स्क्वायर को छोड़ दोगे तो R स्क्वायर की घात 3/2 मिलेगा, R स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये क्यू नहीं पी है, ठीक है। पी अपान क्या मिलेगा, आर की घात 3 आर क्यूब, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो जाता है आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अन्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना अक्ष पर और ना ही निरक्ष पर, बल्कि आ गया अन्य स्थिति में कहीं भी किसी बिंदु पर, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन है थर्ड कंडीशन, अन्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अन्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फिर से एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे जिसका -q आवेश यहाँ पे है, और इस वैद्युत द्विध्रुव का +q आवेश यहाँ पे है, ठीक है। और ये हो गया इसका केंद्र O, ये हो गया इसका केंद्र O हो गया। अब ध्यान से देखो, एक बिंदु ना तो इसके अक्ष में है और ना ही इसके निरक्ष पर है, बल्कि यहाँ पे है, बिंदु P यहाँ पे है, ठीक है, जो कि इसकी वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन ये है, और इससे कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। ये बिंदु P कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, और केंद्र से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है, ठीक है। इस बिंदु पे आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन इधर है, इधर है ना, और इसका जो थीटा कोण पे घटक होगा वो मिलेगा आपको कितना, तो P का थीटा कोण पे घटक P cos थीटा हो जाएगा। बताया था ना अभी, थीटा कोण पे घटक क्या होता है, cos थीटा के साथ लिखा हो जाता है, और दूसरा घटक जो होता है वो sin थीटा के साथ, और इसके साथ एक लंबवत घटक इसका इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका P sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति एक बार फिर से समराइज करना चाहूंगा। अक्षीय स्थिति मैंने बताया था ना कि वैद्युत द्विध्रुव से दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से मिलाने वाली रेखा पर अगर वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन में कोई बिंदु है तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, और इसके केंद्र से लंबवत है कोई बिंदु तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है। अब निरक्षीय स्थिति में देखो, वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन ये है, उसकी दिशा में अगर कोई बिंदु है तो वो अक्षीय स्थिति आता है, और जो पॉइंट वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन से लंबवत है वो निरक्षीय स्थिति होता है, ठीक है। तो जरा यहां ध्यान से देखिए, P cos थीटा की डायरेक्शन इधर है और इसी दिशा में बिंदु P है ना, P cos थीटा की डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में बिंदु P आ रहा है, तो इसका मतलब P cos थीटा के लिए बिंदु P कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। P cos थीटा के लिए बिंदु P कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, और P sin थीटा इधर है और इससे ठीक 90 डिग्री के कोण पर है बिंदु P, तो P sin थीटा से लंबवत है, तो P sin थीटा के लिए कौन सी स्थिति में होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा, ठीक है। और इन्हीं दोनों कंडीशनों को ऐड करके हम बनाने वाले अपना फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, P cos थीटा के लिए, P cos थीटा के लिए बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, क्यों, क्योंकि उसी की दिशा में है, स्थिति अक्षीय स्थिति में है, ठीक है। और जिसके लिए बिंदु P अक्षीय स्थिति में है तो उसके लिए अक्षीय स्थिति में जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उतने तो होगी ना, ठीक है। अतः इसके लिए E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान होता था r क्यूब, परंतु यहाँ p के साथ cos थीटा है तो यहाँ पे 2p cos थीटा अपान क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और p sin थीटा के लिए, p sin थीटा के लिए बिंदु P कौन सी स्थिति में है, तो इससे ठीक लंबवत है इसलिए निरक्षीय स्थिति में है, तो P sin थीटा के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
याद है ना, निरक्षीय स्थिति के लिए सूत्र क्या आया था, पी अपान आर क्यूब आया था, और इसके साथ साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, परिणामी निकालेंगे तो देखो एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, इसका परिणामी ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिणामी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए बिंदु बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका, E बराबर E1 स्क्वायर धन E2 स्क्वायर, वो भी किसमें, रूट में। आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा E बराबर अंडर रूट E1 की वैल्यू कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r क्यूब का स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आपको E बराबर मिलेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और p नीचे r क्यूब और r क्यूब, इसका स्क्वायर इन दोनों ब्रैकेटों में कॉमन है, और कॉमन करेंगे तो रूट के बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर हट जाएगा, और मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब बाहर आ जाएगा, और अंदर बचा रहेगा रूट के अंदर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे मिलेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से मिलेगा आपको E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब, रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घटाओगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाता है निरक्त अन्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। इसमें देखिए कुछ विशेष स्थितियां हैं, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये व्यापक समीकरण है, इसके द्वारा हम लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अक्षीय स्थिति में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन में ही तो बिंदु P होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो जाएगी जब थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और P अपान आर क्यूब 3, रूट के अंदर क्या है 3 cos स्क्वायर थीटा है ना, और 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 का गुणा p में करेंगे तो 2p अपान r क्यूब मिल जाएगा। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है, जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी निरक्षीय स्थिति हो, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, तो आपको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब, यहाँ पे cos 90 को पुट करोगे तो cos 90 रखोगे तो cos 90 का मान 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये अब जब 0 रखा तो मिल गया हमको अक्षीय स्थिति का व्यंजक, और 90 डिग्री रखा तो मिल गया निरक्षीय स्थिति का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको व्यापक समीकरण कहते हैं, इसमें थीटा की वैल्यू रख के अलग अलग कंडीशंस के लिए हम लोग जो है इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में, छोटा सा है।
और आपको इसी के साथ एक वीडियो और मिलने वाली है गॉस के प्रमेय की। तो आज लगभग आधा चैप्टर वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इसी टॉपिक के अंतर्गत। अगले वीडियो में आज ही मिलेगा आपको, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बस बोर्ड एग्जाम के पहले हम आपको पूरी फिजिक्स रिवाइज कराएंगे। फिजिक्स का टेंशन ही छोड़ दो, केवल मात्र 1 घंटे 2 घंटे की जो वीडियो जा रही है मेरी उनको देखिए और बाकी अदर सब्जेक्टों पर फोकस करिए, ठीक है। तो आपको पढ़ना है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है। अब देखिए एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है ये, जिसकी डायरेक्शन इधर की ओर है और इसकी तीव्रता कितना है, वेक्टर ई है, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव लगना रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो कि विद्युत क्षेत्र से किसी अन्यत्र कोण पर रखा हुआ है। यहाँ पे उसका -q आवेश और यहाँ पे क्या है, +q आवेश, और वो इस प्रकार से रखा हुआ है और इसके बीच की दूरी कितना है, 2l है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 2l है, ठीक है। और जो कि इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितने एंगल पर है, थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी फील्ड लाइन इधर जा रही है ना, तो आप जानते हो धन आवेश से विद्युत बल रेखा निकलती है, ऋण आवेश में जाके प्रवेश करती है। इसका मतलब इधर कहीं ढेर सारा ऋण आवेश होगा, इधर कहीं ढेर सारा धन आवेश होगा। तो ये धन आवेश इस धन आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा और ऋण आवेश आकर्षित करेगा, तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, ठीक है। और इस ऋण आवेश को ये वाला जो इस साइड का धन आवेश वो अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर बल इधर लगेगा, ठीक है। और 11th में आपने पढ़ा था कि जब किसी वस्तु पर दो परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा के बल कार्य करें तो उस बलों के युग्म को हम बल नहीं बल्कि बल युग्म का क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। और वस्तु जो होती है इस समय घूर्णन गति करने लगती है, ठीक है। जैसे टोटी खोलना है नल की, तो आप ऐसे घुमाते हो ना, ऐसे एक उंगली से इधर बल लगाते हो, एक उंगली से इधर बल लगाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी बल लगाए जाते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हो, परिमाण बराबर हो, दोनों पर समान बल लगे, ऐसे बलों के समूह को हम बल युग्म कहते हैं, का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक पढ़ा था कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, तो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा उनके बीच क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को ही बल युग्म का के गुणनफल को ही बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बल युग्म के आघूर्ण की, तो यदि किसी निकाय पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा के दो बल, विपरीत दिशा के दो बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को
दूरी को, बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो बल युग्म आघूर्ण किसे कहते हैं? यदि किसी निकाय पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा के दो बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अर्थात व्यंजक क्या प्राप्त होगा इसका? तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, और बल आघूर्ण को लिखते किससे हैं? तो बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं बल आघूर्ण को। तो चलिए इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो व्यंजक प्राप्त कैसे करेंगे? देखो, एक बल इधर कार्य कर रहा है, दूसरा बल इधर, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसकी क्रिया रेखा की डायरेक्शन ये हो गई, और दूसरा बल इधर है तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगी। ठीक है, और ये थीटा कोण पर है तो ये भी इधर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई 2l, तो 2l का जो थीटा कोण पे 2l का जो है, जो थीटा कोण पे घटक होगा वो 2l cos थीटा हो जाएगा। जो नेक्स्ट घटक होगा लंबवत घटक 2l sin थीटा हो जाएगा। तो 2l का इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो लंबवत घटक, क्योंकि थीटा ये इसके सामने भुजा ये लंब, तो लंबवत घटक कितना हो जाएगा? 2l sin थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2l sin थीटा हो जाएगा। तो 2l sin थीटा इसका लंबवत घटक हो गया, तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितना हो गई? 2l sin थीटा हो गई। ठीक है, अगर जिसको नहीं क्लियर हो रहा है कि ये 2l sin थीटा कहाँ से आ रहा है, तो वो इस त्रिभुज में sin थीटा ले ले। क्या ले ले? sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो थीटा के सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। और ये लंबी भुजा कर्ण हो जाएगी जो कि 2l है। 2l भाग में इधर आएगा गुणे में, तो आपको l बराबर मिलेगा 2l sin थीटा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तो चलिए यहाँ पे हम अब टाउ बराबर सूत्र लिख लेते हैं। तो बल आघूर्ण का फार्मूला यहाँ से क्या मिलेगा आपको? तो बल आघूर्ण का फार्मूला टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बल F हो गया इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो कितना है? 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। ठीक, अच्छा, यह बराबर आपने कुछ पढ़ा है? आपको याद है ना, विद्युत क्षेत्र में लगने वाले आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर EQ होता है ना। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? EQ इनटू 2l sin थीटा। तो 2l का गुणा q में करोगे तो 2ql हो जाएगा, और जहां पे आप जानते हो चूंकि 2ql बराबर p होता है, तो यहाँ पे हम p पुट कर सकते हैं इन दोनों के गुणनफल के स्थान पे। तो टाउ इज इक्वल टू मिलेगा p इनटू e है तो pe sin थीटा मिलेगा, pe sin थीटा मिलेगा। ठीक है, या अगर इसका हम सदिश स्वरूप लिखें तो ये हो जाएगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि सदिश गुणन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर होता है ab sin थीटा। क्या होता है? ab sin थीटा। ठीक है, तो a क्रॉस वेक्टर b बराबर ab sin थीटा होता है। तो यहां से हम ab sin थीटा को a क्रॉस वेक्टर b भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका सदिश स्वरूप क्या हो जाएगा? सदिश स्वरूप ये हो जाएगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p इंटू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चलते थोड़ा सा आगे से, इसमें से और थोड़ी सी चीज जाननी है। अगर हमको टाउ का अधिकतम मान कभी पूछे, अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए क्या करेंगे? साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अधिकतम बल आघूर्ण, तो
अधिकतम बल आघूर्ण के लिए क्या करना है, साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू जानते हो ना, एक होता है, तो टाउ को टाउ से नहीं लिखेंगे बल्कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पीई इंटू 1, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू मिलेगा आपको पीई मिल जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र हो गया। अच्छा, बल आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, तो बल गुणे लंबवत दूरी है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, लंबवत दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका जो है मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और साथ में इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा, तो इसकी जो बीमा है बल की बीमा गुणे मीटर की बीमा, तो बल की बीमा जान दो ना mlt माइनस 2 इंटू मीटर की बीमा l। ठीक है, एल का गुणा इसमें करोगे तो ml2t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, बल आघूर्ण की बीमा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए तब तक।